हेलो, वेलकम टू माय जावा ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम फॉर लूप के बारे में बात करेंगे। प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इजी, ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो फॉर लूप क्या होते हैं? व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स द ब्लॉक स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। फॉर इज अ कीवर्ड इन जावा। तो जो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि फॉर स्टेटमेंट 1, देन स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, और उसके बाद एक ब्लॉक होता है जो क्या करता है, बताता है बॉडी ऑफ फॉर लूप या फिर कंटेन करता है ब्लॉक स्टेटमेंट्स को। अब इस केस में जो स्टेटमेंट 1 है, तो स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड वन टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक स्टेटमेंट। ये ब्लॉक स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगा तो उससे पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 डिफाइंस द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट 2 होता है ये क्या करता है, ये बताता है कंडीशन को और कंटेन करता है बुलियन एक्सप्रेशन। और जो स्टेटमेंट 3 है ये क्या है, ये एग्जीक्यूट होता है एवरी टाइम आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट्स। जब भी ये ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो उसके बाद स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होता है। आपको यही याद रखना है कि जो स्टेटमेंट 1 है ये केवल एक ही टाइम एग्जीक्यूट होता है, और कब होता है? बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी। स्टेटमेंट 2 एक बुलियन एक्सप्रेशन होगा या फिर एक कंडीशन होगी या फिर एक बुलियन वैल्यू। और जो स्टेटमेंट 3 है ये क्या है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी। क्लास हेलो फॉर इंट आई, ये हमने डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल, एंड यहाँ पे कंडीशन दे दी कि i इज़ लेस देन 5, एंड हमने क्या करा, i को इंक्रीज कर दिया, i की वैल्यू में इंक्रीमेंट दे दिया, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया i को, और यहाँ पर हमने दे दिया आउटसाइड फॉर लूप। तो अगर हम इसे सेव कराएंगे, सेव वहीं कराना है जी में, जावा प्रोग्राम। आप कोई भी फोल्डर ले सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि जब भी आप कंपाइल करें तो आपको उस फोल्डर के अंदर जाके ही प्रोग्राम को कंपाइल कराना है, और फिर जो क्लास फाइल जनरेट होगी उस क्लास फाइल को एग्जीक्यूट कराना है। तो आज हमने इसका नाम दे दिया फॉर डॉट जावा। और कमांड प्रॉम्प्ट जी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम्स, जावा सी एंड फॉर डॉट जावा, कंपाइल, एंड जब हम देखेंगे जावा हेलो तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4। 5 क्यों नहीं आया? क्योंकि कंडीशन दी थी i इज़ लेस देन 5। तो 5 जब आएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप एग्जिट हो जाएगा और आ जाएगा आउटसाइड फॉर लूप। अब जैसा कि बोला जाए कि फॉर लूप को कब यूज़ करते हैं, फॉर लूप को उस केस में यूज़ करते हैं जब हमें मालूम हो कि हमें कितनी टाइम एग्जीक्यूट करानी है चीज़ें। तो ऐसे जानने से पहले हम बात करते हैं एरे के बारे में। अगर एरे को हमें डिफाइन करना हो तो एरे क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम यूज़ करना है और उसके अंदर आपको क्या करना है, इंटीजर की वैल्यू लेनी है, इंटीजर a, b, c, d, e, इतनी सारी वैल्यू लेनी है, 5 वैल्यू लेनी है। तो इसके लिए आपको कितने वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे? 5, और फिर इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। अब क्योंकि यहाँ पर 5 वेरिएबल है तो फिर क्या होगा, ये 5 वेरिएबल मेमोरी भी लेंगे। तो उस मेमोरी को कम करने के लिए, उसका साइज रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एरे को यूज़ करते हैं। तो एरे जो डिक्लेयर होगा वो इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए इंटीजर ARR, और ये क्या बना दिया, ये हमने बना दिया एरे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। जैसे वैल्यू डालनी है तो 10, 20, 23, 34, 23, इस तरह से इंटीजर वैल्यू इसके अंदर आ गई। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि हमें क्या रीड करना है, हमें एरे रीड करना है, और एरे का साइज़ क्या होता है, एक फिक्स होता है शुरू में।
तो उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर लूप को यूज़ कर लेते हैं। ये वाइल के ज़रिए भी रीड हो जाएगा और ये डू वाइल के ज़रिए भी रीड हो जाएगा, लेकिन एक बेटर प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, फॉर लूप को यूज़ करना है, या फिर आगे जो हम पढ़ेंगे इनहांस फॉर लूप उसे यूज़ करना है। तो अभी आपको एरे क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। अगर एरे के बारे में बात करें कि जो एरे होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल डायमेंशन एरे और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशन एरे। आपको काफ़ी जगह पढ़ाया जाएगा कि सिंगल डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है, लेकिन अगर बोला जाए सिंगल डायमेंशन जिसका केवल क्या हो, एक डायमेंशन हो, मल्टी डायमेंशन जिसके मोर देन 1 डायमेंशन हो। तो मोर देन 1 में क्या आ जाएगा, 2 डायमेंशन भी आ जाएगा, 3 डायमेंशन भी आ जाएगा, इसी तरह से कितने, n डायमेंशन। तो जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2 डायमेंशन एरे और 3 डायमेंशन एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, उन्हें क्रिएट कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे उन्हें असाइन करते हैं। अभी हम केवल सिंगल डायमेंशन एरे का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यही ले लिया, ये हमने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर आगे हमने क्या करा, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, 0। जो एरे का इंडेक्स होता है शुरू, वो हमेशा कहाँ से होता है, 0 से। तो 0 1 2 3 एंड 4। तो ये जो है हमने दिया हुआ है, ये क्या है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। अब यहाँ पर अगर हम i को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, ये i ही प्रिंट होगा, लेकिन हमें क्या करना है, एरे के एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। तो सबसे पहले ये पोजीशन 0 है, तो हमने i 0 दिया था, तो उस केस में क्या होगा कि ARR ऑफ i, यानी कि एरे का 0 एलिमेंट वो प्रिंट कराना है। फिर क्या हो जाएगा, i का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि सबसे पहले ये वैल्यू तो एक बार इनिशियलाइज हो जाती है, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद फिर से कंडीशन, फिर से बॉडी एग्जीक्यूट होगी और फिर इंक्रीमेंट होगा। तो अगर इस केस में हम इसे सेव कराते हैं और जब इसे कंपाइल कराएंगे तो ये आ गई वैल्यूज 10 20 23 34 23। अब अगर यहाँ पर हम बात करें, ये तो हमने एरे रीड कर लिया। अब अगर मान लीजिए कि ये जो है, ये पहला वैल्यू ये यहाँ पर है ही नहीं, और ये क्या है, ये बाहर इनिशियलाइज कर रखा है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा। हमने यहाँ पर एक वैल्यू और बढ़ा दी 2, और यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया 6। ये केवल इसलिए ताकि आपको मिल जाए कि आंसर जो आ रहा है वो डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देते, यहाँ पर क्या आता है, फॉर के स्टेटमेंट में यहाँ पर वो स्टेटमेंट आता है जो इस बॉडी को एग्जीक्यूट होने से पहले क्या कराना था, एग्जीक्यूट। तो अगर यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि क्या है कि एम्प्टी स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा, क्या है, एम्प्टी स्टेटमेंट। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, लेकिन क्योंकि आई की वैल्यू ऑलरेडी इनिशियलाइज थी, उस केस में क्या होगा, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद आई की वैल्यू का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, इस बार क्या हो जाएगी, वैल्यू 1, और फिर से एग्जीक्यूट होगा। कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक कि आई की वैल्यू 6 नहीं हो जाती। इसे सेव कराते हैं, लास्ट वैल्यू 2 है, कंपाइल, ये देखिए 2। अब अगर मान लीजिए कि ये i प्लस प्लस नहीं है और हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, i प्लस प्लस इसके अंदर, इस केस में हमने लिख दिया। या फिर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर हमें एरे की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करनी हो, क्योंकि अगर हम बार बार यहाँ पर लिखेंगे, एक एक वैल्यू बढ़ाएंगे और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, तो फिर क्या है कि थोड़ा सा ये बेटा प्रैक्टिस में नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एरे को वेरिएबल असाइन है, ये ARR, वो लिखा और उसके बाद लिखा डॉट लेंथ। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि ARR डॉट लेंथ में ये लेंथ क्या है, तो आपको बताना है कि लेंथ एक तरह का फाइनल वेरिएबल है जो बेसिकली कंटेन करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्टेड, किसके अंदर, एरे के अंदर। तो इस केस में ये नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्टेड बताएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्टेड कितने हैं, 6। अगर हम यहाँ पे एक और लिख देंगे 103, तो इस केस में जो लेंथ है वो बताएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्टेड कितने हैं, 7।
तो अगर हमने इस तरह से लिख दिया कि लास्ट में भी हमने कुछ नहीं लिखा और पहले भी हमने कुछ नहीं लिखा, तो क्या होगा कि ये लास्ट वाला भी ये कंसीडर कर लिया जाएगा एज एन एम्प्टी स्टेटमेंट, और हमने इंक्रीमेंट तो दे दिया है फॉर की बॉडी के अंदर। इसे सेव कराते हैं। ये 103 और ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। आपको ज़्यादा कंफ्यूज कुछ भी नहीं होना है। ये क्या है, ये वो वाली कंडीशन है जब पूछ लिया जाता है कि क्या हम फॉर को वाइल की तरह लिख सकते हैं। तो वाइल में भी क्या होती है, यहाँ पर कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट जो बॉडी होती है वाइल की उसके अंदर होता है, और इनिशियलाइजेशन क्या होता है, बाहर होता है। तो आपने कुछ इसी तरह से बनाया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वाला स्टेटमेंट हमने हटा दिया और हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, मान लीजिए एरे हमने हटा दिया और यहाँ पर केवल वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं हम आई की। अब इस तरह का कोई सिंटैक्स है तो फिर क्या ये प्रोग्राम कंपाइल होगा? तो काफ़ी लोग इस केस में बोलते हैं कि सर अब यहाँ पे तो कंडीशन दी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। बट इस केस में भी प्रोग्राम कंपाइल होगा। अगर हम यहाँ पर कुछ भी पैरामीटर या फिर स्टेटमेंट इनपुट नहीं कराते तो उस केस में क्या होता है, कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐड कर देता है जो होता है ट्रू, एक बुलियन वैल्यू असाइन कर देता है ट्रू। तो इस केस में क्या होगा, ये हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, क्या, जो बॉडी है फॉर की वो। इसे सेव कराते हैं और ये जो प्रोग्राम है ये कितने टाइम चलेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। देखिए ऐसा नहीं है इंटीजर की एक वैल्यू पर आगे रुक जाएगा, वो फिर से नेगेटिव वैल्यू पे आ जाएगा। इसे हमने रोक दिया। नेगेटिव वैल्यू मैंने आपको इसलिए बताई कि हम क्या करते हैं, एक छोटी वैल्यू के साथ वर्क करते हैं। फिर हमने यहाँ पे ले लिया बाइट। बाइट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -128 से 127। अब अगर इसे कंपाइल करते हैं और जब इसे रन कराएंगे तो देखिए पहले पॉजिटिव आ रही है फिर नेगेटिव आ रही है। तो इसी तरह से इंटीजर की चलेगी। तो आपको ये नहीं बोलना है कि केवल एक रेंज पर आगे वो रुक जाएगा। जो आपका प्रोग्राम है, जो बॉडी है फॉर की, वो क्या होगी, वो इनफाइनाइट टाइम ही एग्जीक्यूट होगी। कंट्रोल सी। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया, तो अब इस केस में आउटपुट क्या आएगा, इस केस में जो आउटपुट आएगा वो आएगा कंपाइल टाइम एरर। क्यों? क्योंकि जब ये बॉडी ही एग्जीक्यूट हो रही है तो ये बाहर वाला स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, अनरीचेबल। जैसा कि हमने वाइल और डू वाइल में भी डिस्कस करा है कि अगर कंडीशन हर केस में क्या है, फोर्सली ट्रू ही दी हुई है, तो उस केस में जो बाहर होगा उस बॉडी के वो हमेशा क्या होगा, अनरीचेबल। कंपाइल और ये क्या आ गई, अनरीचेबल। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हमने यहाँ पे फॉल्स दे दिया तो उस केस में भी क्या होगा, अनरीचेबल है। इस बार अनरीचेबल क्या होगा, ये जो लाइन है, इसे सेव कराते हैं, ये अनरीचेबल। तो फॉर लूप आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। आपको शायद याद होगा कि एक चीज़ हमने पहले डिस्कस करी थी कि JVM किस तरह से वर्क कर रहा है या फिर ये मेन मेथड किस तरह से वर्क कर रहा है। तो उस केस में हमने रन टाइम पे कुछ पैरामीटर दिए थे। अगर आपको उसी पैरामीटर के ऊपर लूप लगाना है तो आपको सिंपल क्या करना है, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर लगाते हैं i इज लेस देन, क्योंकि ये ARGS क्या मेंटेन कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है, ये कह रहे। और आपको क्या प्रिंट कराना है, अब इसे हमने सेव कराया और अब हम इसे कंपाइल कराते हैं। कंपाइल जावा हेलो हेलो लर्नर्स हाउ आर यू टुडे। तो ये आ गया हेलो लर्नर्स हाउ आर यू टुडे। वहाँ पर हमने क्या करा था, वहाँ पर हमने जो इंडेक्स था वो मैनुअली एंटर कराया था। लेकिन अब क्योंकि हमने यहाँ पर लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब लूप के ज़रिए इन चीज़ों को रीड कर लेंगे। आप इसे वाइल के साथ भी कर सकते हैं, डू वाइल के साथ भी कर सकते हैं। और ये जो एरे है इसे भी आप रीड कर सकते हैं वाइल के साथ और डू वाइल के साथ। अब बात आती है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो किस तरह का होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम कुछ भी वैलिड जावा स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें एक ही टाइम एग्जीक्यूट कराना है। कब? बिगनिंग में।
जो सेकंड स्टेटमेंट होता है और जो पैरामीटर है फॉर लूप का, उसे हमेशा हमें किस टाइप का देना है, या तो बुलियन या फिर वहाँ पर एक कंडीशन देनी है, और या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका टाइप क्या हो, बुलियन हो। और जो थर्ड पैरामीटर है वो वाला स्टेटमेंट होगा जो हमेशा एग्जीक्यूट होगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी। कब तक? जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो आपको याद रखना है कि पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट जावा का कोई भी वैलिड स्टेटमेंट हो सकता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमेशा एक कंडीशन होगी, या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका रिटर्न टाइप बुलियन हो, या फिर एक बुलियन वैल्यू। तब इसे चेक करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, कोई भी जावा का वैलिड स्टेटमेंट। हमने लिख दिया यहाँ पे स्टार्टेड। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या होगा, वो हमेशा एक कंडीशन होगी। तो हमने लिख दिया i इज लेस देन 4। और थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, थर्ड स्टेटमेंट भी कोई भी जावा का वैलिड स्टेटमेंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से ज़्यादा सिंपल कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो उस केस में आपको यही यूज़ करना है। अगर आप लॉजिक लगा देंगे तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट ना हो, आपका प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट ना हो। तो उस केस में सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को टेस्ट करिए, फिर आप अपने लॉजिक बनाते रहिए। इंसर्टेड, और यहां पर हमने क्या लिख दिया, आई। आउटसाइड फॉर लूप, इसे हमने सेव कराया, कंपाइल। ओ सॉरी, यहाँ पर एक दिक्कत है क्योंकि हमने जो ब्रैकेट है उसे बंद नहीं कराया। कंपाइल जावा हेलो स्टार्टेड, ये एक ही टाइम एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद बॉडी और फिर ये लास्ट वाला स्टेटमेंट, ये वाला, फिर से बॉडी, फिर से वही स्टेटमेंट, फिर से बॉडी, फिर से वही स्टेटमेंट, फिर से बॉडी, फिर से वही स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आगे क्या है, वैल्यू जब चेंज हो जाएगी 4 हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, जो बॉडी है वो टर्मिनेट हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। चलिए एक अच्छा सा प्रोग्राम और बना लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं void टेस्ट, इस नाम का एक मेथड बनाया। प्रोग्रामिंग के साथ आप कुछ ना कुछ नया करते रहिए, अपने खुद के कॉन्सेप्ट बनाइए और उससे ही क्या है कि कुछ ना कुछ स्टेटमेंट, कोई भी लॉजिक लिखते रहिए। इससे क्या है, इससे आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट मालूम पड़ते जाएंगे, आपको ये मालूम पड़ेगा कि किस किस तरह से स्टेटमेंट लिखने के बाद एरर आती है, किस तरह से एरर नहीं आती है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहला एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक मेथड बना दिया void फर्स्ट, क्योंकि एक ही बार एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूटेड वंस। मैं केवल आपको यही चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि जो पहला स्टेटमेंट है वो कोई भी जावा का वैलिड स्टेटमेंट हो सकता है। दूसरी वाली क्या होती है, कंडीशन होती है। तो इस केस में हम एक मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, और ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ट्रू को। और एक जो लास्ट वाला होता है void लास्ट, ये क्या कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लास्ट स्टेटमेंट। और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया सबसे पहले फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट मेथड कॉल हुआ है, फिर उसके बाद कंडीशन। ये सारे के सारे किस टाइप के हैं, इंस्टेंस टाइप के हैं, इसलिए हम इसे डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं लास्ट। सॉरी, लास्ट में बाद में सेमीकोलन नहीं आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बॉडी ऑफ फॉर लूप, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करा लेंगे, न्यू टेस्ट न्यू हेलो
ये ऑब्जेक्ट बन गया और इसके बाद ये मेथड, इसे हमने सेव कराया। आपको चीज़ें अगर नहीं दिख रही हो तो हम क्या करते हैं, हम इसका थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। टूल में प्रेफरेंसेस, ये फॉन्ट, और फॉन्ट में आके हमने इसका साइज़ कर दिया 14, अप्लाई एंड ओके। आपको ये प्रोग्राम दिख रहा होगा कि हेलो, फर्स्ट, कंडीशन, लास्ट, ये तीनों के तीनों मेथड है। इसमें जो सेकंड वाला है इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। सबसे पहले पहला वाला स्टेटमेंट जो एक ही बार एग्जीक्यूट कराना है वो होगा, उसके बाद कंडीशन और फिर लास्ट। प्रोग्राम कंपाइल, रन। ये देखिए क्या आ रहा है, बॉडी ऑफ फॉर लूप, लास्ट स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ फॉर लूप, लास्ट स्टेटमेंट, और कंडीशन चेक हो रही है। और जब हम इसके स्टार्टिंग में जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये आ रहा है एग्जीक्यूटेड वंस, ये है फर्स्ट ब्लॉक। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो फॉर लूप में पहला स्टेटमेंट होता है वो कोई भी जावा का वैलिड स्टेटमेंट हो सकता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमेशा क्या होगा, एक तरह की कंडीशन या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट जो रिटर्न करता हो बुलियन वैल्यू को। और जो लास्ट स्टेटमेंट है वो भी क्या हो सकता है, कोई भी जावा का वैलिड स्टेटमेंट। अब अगर बात करी जाए, क्योंकि हमारे तीनों लूप क्लियर हो चुके हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, तो हमें ये लूप किस किस कंडीशन में यूज़ करने चाहिए। तो जैसे कि फॉर लूप है, तो फॉर लूप को कब यूज़ करना है, इफ़ द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज फिक्स्ड इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ फॉर लूप। वाइल लूप को हमें कब यूज़ करना है, जब नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स नहीं होते, तब हमें क्या करना है, वाइल लूप को यूज़ करना है। और डू वाइल को कब यूज़ करना है, नंबर ऑफ आइट्रेशन भी फिक्स नहीं है और हमें जो लूप है उसकी बॉडी को एक बार एग्जीक्यूट कराना ही कराना है, तो उस केस में हम डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं। ये इंटरव्यू में सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ये अधिकतर पूछा जाता है। और जो स्टूडेंट है वो केवल क्या करते हैं, वो केवल फंक्शनैलिटी समझा के आ जाते हैं, जबकि उन्हें ये बताना चाहिए कि इन लूप को कब यूज़ करना है। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछता है कि ये वाले लूप हमें कब यूज़ करने हैं, तो आप उसे क्लियरली बता सकते हैं कि फॉर लूप कब यूज़ करना है, वाइल लूप कब यूज़ करना है और डू वाइल लूप कब यूज़ करना है। होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.learn2unlabs.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।